श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लेह के बैंकिंग लोकपाल श्री रमेश चंद के साथ की गई भेंटवार्ता। इनके साथ बातचीत कर रहे हैं श्री रविकांत शर्मा। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित किया गया है। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बैंकिंग सेवा संबंधी अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने और बैंकिंग सेवाओं में कमी के लिए शिकायत निवारण तंत्र के रूप में बैंकिंग लोकपाल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रोताओं, इसी क्रम में हमने आज भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लोकपाल श्री रमेश चंद जी को आमंत्रित किया है। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक अधिकार के क्षेत्र में रमेश जी क्या क्या कदम उठाए? जी देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के फंक्शंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है कि रेगुलेटेड जो एंटिटीज है वो अपने ग्राहकों के जो शिकायतों का जो समाधान है वो बहुत ही एफिशिएंट और फेयर मैनर में करें। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई ग्राहक संतुष्ट नहीं है उस तरह के समाधान से, तो उसके लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म की स्थापना की है। और इसी के अंतर्गत जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है रिजर्व बैंक का, इसके अंतर्गत अल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म इसको और ज्यादा कन्वीनियंट, इफेक्टिव और सिंपल बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले की जो योजनाएं हैं, लोकपाल योजनाएं, उनको इंटीग्रेट करके वर्ष 2021 में ये इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 इसको लॉन्च किया था 12 नवंबर 2021 को, जिसे हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। जी जी। और ये जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है ये एक वन नेशन वन ओम्बुड्समैन के प्रिंसिपल पर आधारित है। जी। और आज 15 मार्च को जो विश्व उपभोक्ता दिवस के दिन जो है भारतीय रिजर्व बैंक के जितने भी लोकपाल हैं पूरे देश में, सभी मीडिया के विभिन्न माध्यमों के द्वारा जो है हमारे देश के जो रिमोटेस्ट लोकेशन में बसे लोगों तक इस अल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म को पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो दूर दराज इलाकों में रहायश पजीर लोग हैं। जी जी। क्योंकि प्रचार प्रसार के जो माध्यम है हालांकि बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जैसे समाचार पत्र हैं तो दूर दराज जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पहुंचने में समय लगता है। जी जी जी। तो जैसे आकाशवाणी है जो तो जैसे आप बात कर रहे हैं वो हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है जी। उसी वक्त, और दूर दराज इलाकों में। जी जी जी। इसके लिए मैं आपका आकाशवाणी का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमें हमेशा ये मंच प्रदान करते हैं। और एक और हमारा उद्देश्य था कि आजकल जो काफी समय से डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है बहुत इसकी बढ़ोतरी हुई है, ऑनलाइन सेवाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इसमें कई बार जो है फ्रॉडुलेंट इंसिडेंट्स भी होते हैं इसमें। उससे बचने के लिए भी लोगों को आगाह करने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसके बारे में भी जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है हम आज आपके यहाँ पर आए। बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है रमेश जी, जैसा आपने जिक्र किया इस बात का। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना यानी आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम 2021, हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। जैसा कि मैंने कहा, आरबीआई ने जो है 2021 में 3 योजनाओं को जो है एकीकृत करके इस नई योजना को जो है लॉन्च किया था। वास्तव में जो है हमारे देश में जो बैंकिंग लोकपाल की स्थापना सबसे पहले 1995 में हुई थी। जी जी। जो बैंकिंग कंज्यूमर्स के लिए थी। तो उसके बाद जो है जैसे जैसे हमारे वित्तीय क्षेत्र में जो बदलाव आए उसके अनुसार जो है इसमें कई तरह के संशोधन हुए। और 2018 में जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए भी एक लोकपाल योजना लाया गया था, और 2019 में डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए भी। तो इन तीनों को मिला के जो है एक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन जो एकीकृत लोकपाल योजना जो है ये लाया गया। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है, एक तो ये बहुत ही सिंपल है लोगों को अप्रोच करने के लिए जो है, इसमें एक देश एक लोकपाल का जो दृष्टिकोण है वो लाया गया। और सभी तरह के जैसे आप कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए एक पोर्टल है जिसका एड्रेस है https://cms.rbi.org.in।
रमेश जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए जो ये नोट कर रहे होंगे जी, तो अगर कोई छूट गया है कहीं से तो ये इसका एड्रेस फिर से आप बता दें। जी, ये एड्रेस है https://2 जी, फिर cms.rbi.org.in। जी जी जी, इस पोर्टल पे जो है कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसमें कंप्लेंट दर्ज करना। इसके अलावा जो है एक हमारे चंडीगढ़ में सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है जी, जहां पर आप फिजिकली और ईमेल से भी लेटर भेज सकते हैं, कंप्लेंट भेज सकते हैं। और जो सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है उसका एड्रेस भी मैं श्रोताओं की बेनिफिट के लिए मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा। जी जी, ये एड्रेस है सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 4th फ्लोर, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़ 1600017। जी, इसके साथ में ईमेल का पता भी मैं यहाँ बताना चाहूंगा। ईमेल का पता है crpc@rbi.org.in। ये ईमेल करके भी भेजा जा सकता है। लेकिन मैं इसमें स्ट्रेस करना चाहूंगा, जो पोर्टल पे कंप्लेंट दर्ज करना जो है बहुत इजी है। जी जी जी, वो आसान। हाँ जी, ठीक। अगर हम बात करें जिस तरह से आपने जिक्र किया आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज का, इसके खिलाफ शिकायत जो है वो किन परिस्थितियों में दर्ज की जा सकती है? रिजर्व बैंक जो एकीकृत लोकपाल योजना है 2021 के अंतर्गत शिकायत के आधार क्या है? इसमें देखिए, जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनके ग्राहकों का जो शिकायत है उसका समाधान करने के लिए जो है मूलतः जो दायित्व जो है रेगुलेटेड एंटिटीज का ही है। लेकिन अगर रेगुलेटेड एंटिटीज की तरफ से शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता है या कोई ग्राहक शिकायत दर्ज करता है लेकिन उनको 1 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं आता है जी, या रिप्लाई आता लेकिन संतुष्ट नहीं है, उस स्थिति में जो है आप आरबीआई लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और शिकायत दर्ज करने के लिए जो आधार है वो बहुत ही सिंपल, जैसे डेफिशिएंसी इन बैंकिंग सर्विस, किसी भी तरह की जो सेवा में कमी है, जो रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है उसमें जो कमी है उसके विरुद्ध जो है आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक ठीक। शिकायतकर्ता किन किन विनियमित संस्थाओं यानी रेगुलेटेड एंटिटीज के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है? उन संस्थाओं के बारे में क्या प्रावधान है जहां हम ये भी कह सकते हैं कि जो आरबीआई अम्बर्समेंट स्कीम 2021 के दायरे में नहीं है? अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो जो इस आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, इसके दायरे में जो संस्थाएं हैं उसमें कमर्शियल बैंक्स हैं, ये शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनकी डिपॉजिट साइज जो है 50 करोड़ से ज्यादा है जी। उसके अलावा जो है जो डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इसके साथ साथ जो है नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जिनका एसेट साइज जो है पिछले वर्ष के जो बैलेंस शीट के हिसाब से 100 करोड़ से ज्यादा है, वो भी इसके दायरे में आते हैं। उसके अलावा जो है ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जो पीपीआई बोलते हैं, जो वॉलेट वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं आज के दिन में ना, जी, जी, जी। तो वो भी इसके दायरे में आते हैं। और हाल ही में जो लास्ट ईयर की बात है 1 सितंबर 2022 से जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है वो भी इसके दायरे में लाया गया। ये तो हुए जो रेगुलेटेड एंटिटीज स्कीम के दायरे में आते हैं। और जो एंटिटीज दायरे में नहीं लाया गया अभी तक उनके बारे में जो है भारतीय रिजर्व बैंक के जितने भी ऑफिसेज हैं, हर ऑफिस में एक कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल, सीईपीसी बोलते हैं जिसको हम, वो स्थापित किया गया है। और जो इस आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के अंतर्गत जो नहीं आते हैं एंटिटीज, उनके खिलाफ जो शिकायत है वो हमारे जो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल वहां पर भेज सकते हैं शिकायत को। जी जी जी। अब जिस तरह से रमेश जी आप लोकपाल हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा जम्मू कश्मीर है, जहाँ लद्दाख है, इसी तरह आरबीआई लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? आरबीआई के लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने के लिए न्यूनतम आवश्यक विवरण क्या है? इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले और सबसे आसान तरीका तो यही है, जो पोर्टल का जो एड्रेस मैंने बताया, सीएमएस पोर्टल में
दूसरा तरीका है, आप जैसे चिट्ठी भेजते हैं, फिजिकली जो कंप्लेंट भेजते हैं, जी जी, वो आप हमारे सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर चंडीगढ़ के पते पर भेज सकते हैं। और तीसरा जो है ईमेल से भी भेज सकते हैं। वो भी पता बताया आपने जी। अब जो मिनिमम जो जानकारी जो शिकायत दर्ज करने के लिए वो है, जैसे सबसे पहले तो नाम, एज, मेल फीमेल, वो, उसके अलावा जो है किस संस्था के विरुद्ध शिकायत है, संस्था का नाम, उसकी शाखा का नाम और बैंक अकाउंट नंबर। जी जी, वो उसके साथ साथ जो शिकायत का जो तथ्य आप अगर देंगे तो उससे बहुत इजी हो जाता है। जैसे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, जी जी, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है। उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि शिकायत को पहले जो है रेगुलेटेड एंटिटीज के पास दर्ज करना। आप आरबीआई लोकपाल के पास अप्रोच करते समय अगर रेगुलेटेड एंटिटीज से आपको कोई रिप्लाई आया तो उसकी कॉपी भी लगाएं। जी जी, अगर नहीं आया तो आप मेंशन करें कि कौन से डेट को आपने शिकायत दर्ज किया था उनको, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। जी जी, और एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर दें, क्योंकि आपकी शिकायत और समस्या के बारे में कई बार जो है क्लेरिफिकेशन लेना पड़ता है। जी, तो उस स्थिति में जो है आपको फोन करके जो है उसका स्पष्टीकरण, कोई भी डिटेल चाहिए जो, जी। और ईमेल भी अपना दें उसमें। तो उसमें जो लास्ट में रिजर्व बैंक की तरफ से जब ये शिकायत का निपटान पूरा हो जाता है तो एक स्पीकिंग ऑर्डर आता है, जी, क्लोजर लेटर फॉर्म में, तो वो ईमेल से भेजेंगे तो जल्दी पहुंच जाता है। ठीक ठीक। तो ये बिल्कुल सही आपने बताया कि पूरा विवरण आपका होना चाहिए, आपका नाम, पता, और बताइए उसमें अपना टेलीफोन नंबर, अकाउंट नंबर, और जो शिकायत आप कर रहे हैं वो क्या है। जी। तो अगर उसके बारे में आपने पहले कहीं शिकायत की है तो उसका क्या जवाब आप आया है, उसकी कॉपी भी साथ लगा दें। तो ये चीजें कस्टमर के हित में है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के हित में है, ताकि वो तेज गति से निवारण हो। जी। अगर कुछ इम्पोर्टेंट जैसे अकाउंट नंबर मेंशन नहीं होगा तो शिकायत जो है नॉन मेंटेनेबल बन सकता है। जी जी जी। और जैसा आपने कहा ये बड़ा जरूरी है कि जो शिकायत करता है अपना टेलीफोन नंबर जरूर दे, ताकि कोई भी कम्युनिकेशन जो है उसमें कोई गैप ना रहे। जी जी जी, जी। अब ये हम बात करेंगे रमेश जी के क्या जो शिकायत करता रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के तहत दर्ज अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकता है कि जो आपने शिकायत की है वो कहाँ तक पहुंची, उस पर कार्रवाई क्या क्या हुई। जी। उसमें जैसे ही आप पोर्टल में कंप्लेंट करते हैं उसका सबसे वो एडवांटेज ये है कि इमीडिएटली आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, ये जी जी, तुरंत आ जाएगा कि आपकी शिकायत दर्ज हो गई, और उसके साथ ही एक नंबर भी आ जाता है, शिकायत को यूनिक नंबर है, वो नोट करके रख लें। हाँ, वो आपको एसएमएस भी आ जाएगा, आप फोन नंबर दिया तो, और साथ में ईमेल एड्रेस दिया तो उसमें भी आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट। तो वो नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल। जी जी जी, हाँ। जी जी। अब जैसे रिजर्व बैंक कॉन्टैक्ट सेंटर है या एक टोल फ्री नंबर है 1448, इस नंबर पे या कॉन्टैक्ट सेंटर में फोन करके आप उसको ट्रैक कर सकते हैं अपने शिकायत को। एक जो आपने बताया 1448, जी जी, ये टोल फ्री नंबर है, ये टोल फ्री हमारे श्रोता नोट कर लें जी। 1448 ये नंबर, इस पे भी कॉल करके आप पता कर सकते हो कि जो आपकी शिकायत है वो कहाँ पहुंची, उस पे क्या कार्रवाई हो। जी। अब हम आगे बात करें अपने श्रोताओं के लिए जो सुन रहे हैं आकाशवाणी, क्या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से आरबीआई लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज की जा सकती है? क्या रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 से शिकायत का त्वरित निवारण होगा जल्दी से जल्दी? क्योंकि आजकल सबको हड़बड़ी है कि मैं शिकायत करूं तो जल्द से जल्द मेरा निवारण हो। आपका जो पहला क्वेश्चन है जो प्रतिनिधि के थ्रू जो है, तो ये आरबीआई जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, इसके अंतर्गत इसका प्रावधान है। आप किसी प्रतिनिधि के थ्रू भी शिकायत कर सकते हैं जी। उसमें उनका नाम, पता, फोन नंबर वो सब होना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि किसी एडवोकेट के थ्रू नहीं होना चाहिए, तो नॉन मेंटेनेबल हो जाता है। एडवोकेट के थ्रू जो है इसमें प्रावधान नहीं है। जी। दूसरा जो आपके क्वेश्चन का दूसरा पहलू जो है, क्या रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 से शिकायत का त्वरित निवारण हो जाएगा? इसमें बहुत क्लियर आंसर देना जो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि शिकायत जो है किस नेचर का है। जी। कुछ शिकायत वो 10 दिन में भी हो जाता है, हफ्ते में भी हो जाता है, लेकिन आरबीआई ने एक टारगेट रखा है कि
एवरेज जो है 30 डेज के अंदर हो जाए सभी शिकायतें जो है। लेकिन कुछ कंप्लेंट जो है जिसमें कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन बार बार क्लेरिफिकेशन लेना पड़ता है, कंप्लेनेंट से भी चर्चा करनी पड़ती है, तो उसमें कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन ये 50 डेज तक तो हो ही जाता है। जी। बात यही है कि आपकी समस्या किस तरह की है और उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स जी क्या क्या है। हाँ। वो साथ हो तो आसानी हो जाएगी। अब इसमें है कि क्या आरबीआई के पास शिकायत दर्ज करने के लिए कोई प्रभार या शुल्क देना होगा शिकायतकर्ता को? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल निशुल्क है। ये व्यवस्था जो है बिल्कुल ही निशुल्क है। और क्योंकि कई लोगों के मन में झिझक रहती है ना। हाँ जी, हाँ। कि एप्लीकेशन करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्या कई, जैसा आपने कहा कि वकील की जरूरत नहीं है, कई लोगों के मन में ये भी हो सकता है कि शिकायत करनी है लोकपाल साहब से तो हो सकता है वकील के थ्रू ही हो सकती है। नहीं, इसमें ये बिल्कुल निशुल्क है और बहुत सिंपल है शिकायत दर्ज करना। आप सिंपल एक लेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, पोर्टल में भी कर सकते हैं। और मैं सभी श्रोताओं को ये बोलना चाहूंगा कि किसी प्रतिनिधि या किसी दूसरे के थ्रू जो है किसी को शुल्क दे के शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान है जी शिकायत दर्ज करना। जी। रमेश जी, आजकल हम देखते हैं कि स्ट्रेस हमारी लाइफ में बहुत है। विद्यार्थी है, पढ़ाई का स्ट्रेस है। हाँ, अगर बेरोजगार है, रोजगार का स्ट्रेस है। जो काम में है उनको काम का स्ट्रेस है। हाँ, तो ये थोड़ा इसी से मुतल्लिक है कि क्या शिकायत या क्षतिपूर्ति में शामिल राशि की कोई मौद्रिक सीमा है जिसे आरबीआई लोकपाल स्वीकृत कर सकता है, या क्या मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए भी क्षतिपूर्ति मांगी जा सकती है? नहीं, ये आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा। पहले तो ये है कि जो शिकायत में जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट में जो इन्वॉल्व्ड अमाउंट है उसकी कोई सीमा नहीं है। किसी भी अमाउंट का जो है कंप्लेंट जो है जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व हो, किसी भी सीमा का हो, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख। बिल्कुल। लेकिन साथ ही जो कंसिक्वेंशियल लॉस है, जो रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा दी गई सेवाओं में जो कमी है, उसके कारण जो है ग्राहक को कोई कंसिक्वेंशियल लॉस हुआ, उसके लिए लोकपाल जो है जो कंपेंसेशन जो क्षतिपूर्ति है उसके लिए जो है इसमें सीलिंग फिक्स किया है। ये 20 लाख तक जो है इसमें प्रावधान है। इसके अलावा दूसरा जो आपने सवाल पूछा, जो मानसिक प्रताड़ना या समय का उत्पीड़न, उसके लिए भी 1 लाख रुपए तक का प्रावधान है। लोकपाल जो है जैसे केस टू केस देख के जो है वो 1 लाख रुपए तक का वो देखता है कि जो उपभोक्ता है कितनी देर से चक्कर लगा रहा है। जी। और विशेष तौर पे अगर महिलाएं हैं जी, है ना, तो वो अगर मजबूरी में कहीं न्याय के लिए परेशान हो रही हैं तो ये लोकपाल देखते हैं कि किस तरह से इनको जो मानसिक पीड़ा हुई है, उत्पीड़न हुआ है, तो उसके लिए क्षतिपूर्ति मुमकिन है। ये जो रेगुलेटेड एंटिटीज के पास एक बार उनके नोटिस में ये आ जाता है, कंप्लेंट कर देते हैं, उसके बाद अगर उन्होंने इसमें ठीक से ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया शिकायत को निवारण करने के लिए, और बार बार उनको चक्कर लगना पड़ रहा है, तो इस तरह की स्थिति में जो है ये 1 लाख रुपए तक का प्रावधान है। और साथ ही इसमें ये भी देखते हैं कि केस का नेचर कैसा है। जी। ठीक। अब ये है कि आपको ज्यादातर मुख्यतः किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं? या वर्तमान में डिजिटल फ्रॉड्स जो आपने बातचीत में जिक्र किया उनका भी, इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें सामान्यतः इस्तेमाल होने वाला जो मॉडस ऑपरेंडी है उनसे बचने के बारे में ग्राहकों को किन बातों के प्रति सजग रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें जो नेचर ऑफ कंप्लेंट्स है, उसमें वर्तमान में जो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस का जो वॉल्यूम बहुत ज्यादा। तो उसी तरह से शिकायतों में भी हमने देखा है कि ये जो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसका शेयर जो है सबसे ज्यादा है इस तरह के जो कंप्लेंट्स हैं। दूसरा जो है आप मोबाइल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलते हैं, इसका शेयर भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद फिर लोन्स एंड एडवांसेस, डिपॉजिट्स या पेंशन से रिलेटेड इस तरह की शिकायतें आती हैं। लेकिन जो मॉड्यूस ऑपरेंडी की बात कर रहे हैं उसमें ज्यादातर हम ये देखते हैं कि जो एनालिसिस करते हैं हम शिकायतों का, जो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन जो होता है जी, उसमें हम ये देखते हैं ज्यादातर जो इस तरह के केसेस जो हो रहे हैं वो लोगों में जो अवेयरनेस की कमी के कारण हो रही ज्यादातर। साथ ही लोग जो है झांसे में आ जाते हैं कुछ ग्रीड के कारण।
तो उससे बचने के लिए जो है मेन तो यही है कि मैं ये कहूँगा सभी से कि आपका जो बैंकिंग से रिलेटेड जो क्रेडेंशियल्स है, जो सीक्रेट होते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उसको किसी के साथ शेयर ना करें। जो क्रेडेंशियल्स में कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आपका एटीएम पिन हो गया, यूपीआई पिन। आजकल पैसा भेजने के लिए जो है यूपीआई के थ्रू जो है बहुत यूज हो रहा है। जी जी। तो यूपीआई पिन जो है उसको सीक्रेट रहे, किसी के साथ ना शेयर करें। और मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के दौरान जो एक ओटीपी आती है, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो उसको बिल्कुल ही शेयर ना करें किसी के साथ ही इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड जो क्रेडेंशियल्स है, आपका पासवर्ड वगैरह जो है, यूजर आईडी है, वो बिल्कुल आप किसी इवन बैंक वालों के साथ भी शेयर ना करें। नॉर्मली बैंक वाले ये मांगते नहीं है। जी जी। कई बार हमने कई केसेस देखे, जैसे किसी को फोन आता है कि केवाईसी आपका अपडेट करना है, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जी जी। आप तुरंत जो है केवाईसी को अपडेट करें। तो उस तरह का अगर कोई कॉल आता है तो आप जब तक वेरीफाई करके ये श्योर ना हो कि ये एक्चुअल में बैंक से है, हाँ, तब तक रिस्पॉन्ड ना करें। क्योंकि जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो इस सब मामलों में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो आपको किसी ना किसी तरह से कन्विंस कर देते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही कई तरह के इंसिडेंट्स हमने देखे हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आपका 10 रुपीज पेंडिंग है, नहीं तो शाम तक आपका वो बिजली कट जाएगा। हाँ। जी जी। तो आप तुरंत 10 रुपए जमा करें। लोग जो है आज के दिन में 10 रुपए किसी को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो उसमें भी एक लिंक भेज देते हैं ये फ्रॉडस्टर जो है। लिंक में आप बैंकिंग से रिलेटेड क्रेडेंशियल्स जो है भरने को बोलेंगे, तो इस तरह से भी फ्रॉड हो जाता है। जी जी। और फिर हो सकता है उसका भी ओटीपी मांग लें। जी, ओटीपी। फिर साथ ही जो है कई वो होते हैं जैसे अनवेरिफाइड, जैसे रिमोट एक्सेस एप्स जो मोबाइल में जो है वो एक बार डाउनलोड हो गया तो आपके मोबाइल का कंट्रोल जो है दूसरे के पास चला जाता है। जी जी जी। तो सारा वो अपने आप ऑपरेट करेगा उसमें। आपके सारे सीक्रेट्स उसके पास चलेंगे। तो कभी भी जो ऐप जो है आप डाउनलोड ना करें बिना चेक किया। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई रमेश जी के बैंक कभी अपने कस्टमर से उसकी ये जानकारी नहीं मांगता है जी कि हमें ओटीपी भेज दो, हमें ये कर दो, आपका कार्ड ब्लॉक हो रहा है, ये कर दो। जी। तो इस तरह के झांसों में नहीं आना। हाँ जी। एक और हमने ये देखा कि लोग जो है कई बार बैंक को कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो तुरंत आज के जमाने में हर चीज का आंसर हम गूगल में ढूंढते हैं। गूगल में आप सर्च करते हैं कि बैंक का कस्टमर केयर नंबर क्या है। जी जी। तो वहां से कोई नंबर मिल गया तो तुरंत जो है उस नंबर पे आप फोन करेंगे, लेकिन वो नंबर एक्चुअल में बैंक का नहीं होता, वो किसी और का होता है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गाइड करते हैं, तो आप उसमें फंस सकते हैं, उस झांसे में। कभी भी मैं ये कहूंगा कि कस्टमर केयर का नंबर ढूंढने के लिए गूगल का सहारा ना लें। बैंक का जो एक्चुअल वेबसाइट है वहां से ही लें या बैंक ब्रांच से लें, आप नंबर जो है नोट करके रखें। और साथ ही कई तरह के हमने एटीएम रिलेटेड उसमें फ्रॉड में देखा, आप एटीएम कार्ड को एक उसमें रखते हैं, एक एनवेलप में। जी जी। एटीएम कार्ड होल्डर है, लेकिन साथ में पिन भी उसमें लिख के रखते हैं कि भूल ना जाए। जी जी। वो कभी भी ये गलती ना करें। इस तरह के कई फ्रॉड हमने देखे। दूसरा जो है ये एटीएम में जब आप ऑपरेट कर रहे हैं जी, उस समय आप हमेशा जो है वो अकेले ही वहां पर ऑपरेट करें। ये इंस्ट्रक्शन है, वहां पर आप दो लोग जो है ऑपरेट नहीं करेंगे, एक एक बारी बारी से जो है, कोई और है तो आप ना जाएं। जब आप जाएंगे तो आप अपने पिन को जो है ध्यान से ही सीक्रेट मैनर में ही डालें। जी 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 जी। और उसमें ये भी हिदायत होती है कि जब आप पिन डाल रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसे थोड़ा ढक लें दूसरे जी जी, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और इंसिडेंट हमने देखा है जो कंप्लेंट्स में आता है, कई बार जो है एटीएम मशीन में कार्ड फंस जाता है, तो लोग जो है हड़बड़ाहट में छोड़ के चले जाते हैं वहाँ। वैसा गलती बिल्कुल मत करें। हर एटीएम में ये नंबर होता है बैंक का। जी जी। बैंक का जो नंबर होगा, सब वहां से जाने से पहले आप उस नंबर में फोन करके ब्लॉक करें, अपने अकाउंट को, कार्ड को ब्लॉक करें, उसके बाद ही जाएं। क्योंकि कई इंसिडेंट्स देखे जिसमें वो छोड़ के जाते हैं, लेकिन दूसरा तीसरा जो आता है तो वो लेके फिर चले जाते हैं। और कई बार हेल्प ऑफर करते हैं जी जी, इसमें जी। तो वो हेल्प जो है अनजान आदमी से ना ले कभी भी। बिल्कुल, किसी अनजान व्यक्ति पे विश्वास ना करें। जी जी। कोई भी समस्या है तो जैसा आपने कहा कि वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर होते हैं बैंक के, तो उन नंबर पे आप कॉल करके वो कर लें। या कई बार अगर सिक्योरिटी गार्ड वहाँ है
तो एटीएम में होते हैं सिक्योरिटी गार्ड वगैरह? सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। सबसे रिलायबल यही है कि आप जो बैंक का जो नंबर दिया हुआ वो कंपलसरी है, आरबीआई की तरफ से बैंकों को इंस्ट्रक्शंस है, वहां पर नंबर डिस्प्ले करें। जी जी। अब ये है कि अगर शिकायतकर्ता लोकपाल के फैसले से, निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो क्या वह निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है? यदि हाँ, तो अपील कहाँ की जा सकती है और उसकी प्रक्रिया क्या है? क्या रमेश जी, अपील दायर करने की कोई समय सीमा है? जी जी जी, ये सीधा आपसे मतलब लोकपाल का जो निर्णय है उसके अगेंस्ट में जो है हमारे स्कीम में प्रावधान है जी कि अपील कर सकते हैं, और अपील करने के लिए जो समय सीमा है, जैसे ही आपको निर्णय का जो इंटीमेशन आता है, लेटर मिल कर सकते हैं जी। लेकिन इसमें मैं थोड़ा और डिटेल से बताना चाहूंगा कि हम नॉर्मली शिकायतों को दो तरह के उसमें खंड में, दो तरह के उसमें पार्ट में क्लोज करते हैं। एक होता है अपीलेबल, दूसरा नॉन अपीलेबल। जो नॉन अपीलेबल है वो तो ऑब्वियस है, आप उसमें अपील का कोई उसमें नहीं है स्कोप। जो अपीलेबल है उसमें जो है 1 महीने तक कर सकते हैं, और अपील के लिए जो हमारे अपीलेट अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रिजर्व बैंक के, जो बॉम्बे में रहते हैं, तो आपको जो लेटर मिलता है लोकपाल कार्यालय की तरफ से, उसमें लास्ट में लिखा होता है उसका उनका एड्रेस भी, कहाँ आप अपील कर सकते हैं जो अपीलेबल है। और जो नॉन अपीलेबल है उसमें तो जैसे कंप्लेनेंट के पास ये ऑप्शन है कि आप कंज्यूमर कोर्ट या किसी भी फोरम में जो है आप उठा सकते हैं मामले को, क्योंकि आरबीआई जो लोकपाल है ये तो एक अल्टरनेट ग्रीवेंस रिडेस मैकेनिज्म है। जी जी जी। मतलब जो जैसा आप कह रहे हैं कि नॉन अपीलेबल है लोकपाल से मुतल्लिक, उसको वो दूसरी जो फॉर्म है कंज्यूमर फोरम या कोर्ट में कहीं भी आप उठा सकते हैं, वो वहां पे उठाने के लिए वो है। चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे आप श्रोताओ? आप सुन रहे हैं हमारा आकाशवाणी, और हमारे साथ इस वक्त रमेश चंद जी हैं, जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल हैं। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे आप अपने श्रोताओं को? मैं यही कहूंगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी जितने भी हमारे दूर दराज के गांव हैं, हर गांव तक जो है, हर व्यक्ति के पास जो है इस सुविधा का लाभ पहुंचे। तो ये बिल्कुल निशुल्क सुविधा है जो आरबीआई ने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो बनाया हुआ है अल्टरनेट ग्रीवेंस रिडेस मैकेनिज्म, इसका लाभ उठाएं। और हर आपके गांव में बैंक ब्रांचेज है, सब जगह आपको हमारा नाम पता मिलेगा। और इसके अलावा आरबीआई की तरफ से एक आरबीआई कहता है करके एक सीरीज है, जिसमें जागरूकता जो है विभिन्न माध्यमों से हम एसएमएस के थ्रू, मोबाइल एसएमएस के थ्रू, टीवी के थ्रू जो है लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि इसका लाभ उठाएं, और अपने जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, उसमें जो सावधानियां बरतने के लिए जो मैंने खास जो पॉइंट्स बताए, सबका ध्यान रखें जरूर। और हमारा मकसद तभी पूरा होगा जब हम ये देखेंगे कि हमारे उपभोक्ता जो हैं, हमारे ग्राहक जो हैं, वो धोखाधड़ी से बचे, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। आपको कोई भी बात करनी है, सीधा अपने बैंक से संपर्क कीजिए, जैसे लोकपाल हैं, आप अपनी कोई भी शिकायत उन तक पहुंचा सकते हैं। और फिर ये भी आपके लिए प्रावधान है कि अगर आप किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि आपकी बात सुनी नहीं गई है या आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वो विकल्प भी आपके पास है। जी जी। आप दूसरी फोरम पे भी वो बात उठा सकते हैं। आप अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल करके आकाशवाणी के स्टूडियो में तशरीफ लाए, अपने श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण, इतनी अहम जानकारी फराहम की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, और आपके साथ ही आकाशवाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के दौरान हम किस तरह जागरूक रहकर अपने सरमाए को महफूज रख सकते हैं और अपनी शिकायत का हल कैसे कर सकते हैं, विशेष तौर पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के शुभ अवसर पर हमें जागरूक कर रहे थे जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लोकपाल श्री रमेश चंद। इस जानकारी के लिए इनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, अभी आपने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लेह के बैंकिंग लोकपाल श्री रमेश चंद के साथ की गई भेंटवार्ता सुनी। इनके साथ बातचीत कर रहे थे श्री रविकांत शर्मा, और ये कार्यक्रम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित किया गया था। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आकाशवाणी जम्मू के सभी केंद्रों से एक साथ प्रसारित किया गया।